नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना और ग्राम विकास की महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को गारंटी के साथ मानिए कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में इससे सही हो जाएंगे कुछ ही मिनटों में आपके, क्योंकि ये नोट्स जो बनाए गए हैं वो बहुत ही एनालिसिस करके बनाए गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। बीपीओ में अब कुछ ही दिन शेष हैं, 2 महीने लगभग शेष हैं, तो आप अपनी तैयारी को तेज़ करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना जो टॉपिक है उसके अंतर्गत क्या है। देखिए, सबसे पहले NEGP की फुल फॉर्म क्या है। तो NEGP की फुल फॉर्म है N से नेशनल, ई से ई और G से गवर्नेंस, P से प्रोग्राम। राष्ट्रीय ई शासन या ई गवर्नेंस योजना भारत में कब इसको लागू किया गया, तो 2006 में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो पंचायत के लिए है, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना। आप ऐसा मानिए कि इससे प्रश्न 100% पूछा जाएगा। जो आप जो पहला पेज है इससे, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना, MMP बोलते हैं इसको, मिशन मोड परियोजना या प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को की गई। ई पंचायत मिशन मोड की पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आपको केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में अंतर पहले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आगे चलते हैं। जून 2007 में क्या हुआ, पंचायती राज मंत्रालय ने क्या किया, NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जो महानिदेशक थे डॉक्टर BK गैरोला जी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह को गठित किया। किसके लिए, जो ग्रामीण जो पंचायती राज मंत्रालय है, मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन हेतु की जो पंचायती राज मंत्रालय है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से यूज की जा सकती है और लागत प्रभावों, लागत अनुमान सहित जो लागत प्रभाव हैं, किस प्रकार से लागत आएगी, उसके समाधानों की सिफारिश करने हेतु इस विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था डॉक्टर BK गैरोला जी की अध्यक्षता में। आगे चलते हैं। PRIs की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, क्योंकि आगे PRIs की ही बात होने वाली है। P से पंचायती, R से राज, I से इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संस्थान। PRIs, तो PRIs में क्या करना है, PRIs में मिशन मोड परियोजना है, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना। उसका उद्देश्य है कि पंचायत राज जो संस्थान है उसमें आधुनिकता लाना है, पारदर्शिता लाना है, इन सभी चीज़ों को लाना है। MMP ई पंचायत मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य है कि देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतें जो हैं भारत में, उनके कार्यों का स्वचालन करना और इस स्वचालन के माध्यम से 30 लाख, क्योंकि 2.5 लाख जो हैं वो पंचायतें हैं और 2.5 लाख पंचायतों में 30 लाख निर्वाचित सदस्य हैं और लाखों कार्यकर्ता जो हितधारक हैं वो शामिल होंगे। तो लगभग 2.5 लाख पंचायतों के कार्यों का स्वचालन किया जाएगा, उनको ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन से जोड़ा जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, MMP के अंतर्गत PES की स्थापना की गई है। इसको इम्पोर्टेंट मानिए आप, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे पेपर में। PES की फुल फॉर्म है पंचायत, P से पंचायत, E से इंटरप्राइजेज, S से सूट, पंचायत इंटरप्राइजेज सूट। हिंदी में बोलेंगे पंचायत उद्यम सूट। इसमें एप्लीकेशन जो है, ऐप बनाए गए हैं 11। पंचायत इंटरप्राइजेज सूट है, इसमें 11 ऐप को शामिल किया गया है मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत। और इसकी शुरुआत कब की गई, PES में जो 11 ऐप हैं या PES की शुरुआत कब की गई, आप याद रखेंगे पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2012 को। 24 अप्रैल 2012 को PES पंचायत इंटरप्राइजेज सूट की स्थापना की गई है। 11 ऐप बनाए गए हैं जिनके तहत यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि जो पंचायतें हैं उनमें ई गवर्नेंस की स्थापना की जा सके। कार्यों के स्वचालन में देखें, मिशन मोड परियोजना में तो कार्यों का आयोजन, मॉनिटरिंग, कार्यों की बजटिंग, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, लेखांकन, अकाउंटिंग, सामाजिक लेखा परीक्षा, सोशल ऑडिटिंग, प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी करना और डिजिटल संयुक्त समाज बनाना, डिजिटल ज्वाइंट सोसाइटी का निर्माण करना,
इनके कार्यों के स्वचालन के तहत आएगा। पंचायत इंटरप्राइज जो सूट है, इसके प्रशिक्षण हेतु अब प्रशिक्षण देना है लोगों पंचायतों में। पंचायत इंटरप्राइज सूट के अंतर्गत पंचायतों में प्रशिक्षण देने की बात है, क्योंकि लोगों को कंप्यूटर के माध्यम से सिखाना है चीज़ें। तो प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का कैडर तैयार किया जाएगा स्टेट लेवल पर, और प्रत्येक प्रत्येक जिले से 2 मास्टर प्रशिक्षक इसमें शामिल होंगे। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण हेतु जो राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का कैडर बनेगा, उसके लिए नाइलेट संस्था को जिम्मेवार बनाया गया है। नाइलेट की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये फुल फॉर्म है नाइलेट। अब आप देखिए PESS के तहत 11 ऐप कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या है। इनसे आपको 100% एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है प्रिया सॉफ्ट, इसको प्रिया सॉफ्ट पढ़ते हैं, PRIA सॉफ्ट। P से बनता है पंचायती, R से राज, I से इंस्टीट्यूट और A से अकाउंटिंग। पंचायती राज इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग और सॉफ्ट से बनता है सॉफ्टवेयर। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या है, रोकड़ वही जो कैश है और रजिस्टर बनाना, पंचायतों के जो खर्च है उसकी रजिस्टर बनाना इसका उद्देश्य है, इसका वो है कार्य है। प्लान प्लस अगला है, दूसरा ऐप है प्लान प्लस। प्लान का मतलब प्लानिंग, योजना बनाने की, तो योजना बनाने के लिए सॉफ्टवेयर कौन है, प्लान प्लस। NPP नेशनल पंचायत पोर्टल, इसका क्या उद्देश्य है, इसका काम है सूचना देना लोगों को पंचायत के जो काम है उनकी सूचना देना। आगे चलते हैं, LGD अगला है, LGD लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, स्थानीय सरकार निर्देशिका हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, पंचायतों से सभी ब्यूरों का ग्रहण करना, पंचायत के जो भी काम है ब्यूरो हैं उसका ग्रहण करना, निर्वाचन क्षेत्रों के साथ चित्रण करना, ये इसका काम है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्शन सॉफ्ट, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक्शन सॉफ्ट क्या है, एक्शन सॉफ्ट की जो साइट है इसको reportingonline.government.in कहा जाता है। तो एक्शन सॉफ्ट का काम है कार्यक्रमों में, जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें प्रत्यक्ष और वित्तीय परिणामों की मॉनिटरिंग करना, जो वित्तीय पैसे खर्च होते हैं उन परिणामों की मॉनिटरिंग करना इसका काम है। NAD नेशनल एसेट डायरी, इसको बोलते हैं, इसके जो काम है वो है अर्जित या रक्षित परिसंपत्तियों का ब्यौरा, जो पंचायत लेवल पर अर्जित की गई सब परिसंपत्तियाँ उनका ब्यौरा रखना नेशनल एसेट डायरेक्टरी के अंतर्गत आता है। एरिया प्रोफाइलर, एरिया प्रोफाइलर में पंचायत की भौगोलिक जनसांख्यिकीय, अब एरिया मतलब क्षेत्र से क्षेत्र की प्रोफाइल के बारे में, तो पंचायत की भौगोलिक जनसांख्यिकीय, सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक जो संसाधन है और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में बताना और सेक्टर कार्यक्रमों का ब्यौरा देना, ये महत्वपूर्ण है एरिया प्रोफाइलर के अंतर्गत। अब देखते हैं हम सर्विस प्लस। तो सर्विस प्लस में सभी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी, जितनी भी सेवाएं हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी सर्विस प्लस के माध्यम से दी जाएगी। जो भी लोगों को सेवाएं ग्राम स्तर पर पंचायत लेवल पर मिलती हैं, और शिकायत निवारण, जो लोगों की शिकायतें हैं उनका निवारण किया जाएगा सर्विस प्लस सॉफ्टवेयर के तहत। अगला है SAMM, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, सोशल ऑडिट एंड मीटिंग मैनेजमेंट। तो मीटिंग मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, तीनों स्तरों पर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तीनों स्तरों पर आयोजित बैठकों का विवरण इसके माध्यम से दिया जाएगा। और सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु रिपोर्ट, सोशल ऑडिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो ऐप है 10वां, वो है ट्रेनिंग मैनेजमेंट, नागरिकों और हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है, ट्रेनिंग। और एक है ग्राम मानचित्र या GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मानचित्र पर सभी अर्जित आंकड़ों को दर्शाया जाएगा इस ऐप के थ्रू। तो आप इन 11 ऐप और इनके कामों को ज़रूर याद रखें, परीक्षा में यहाँ से 100% सवाल पूछा जाएगा, आप ध्यान रखें। एक्शन सॉफ्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो सवाल पूछा जा सकता है, प्रिया सॉफ्ट ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, ऑडिट ऑनलाइन ऐप, एक ऐप बनाया गया है ऑडिट ऑनलाइन ऐप अलग से। इसका काम है ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करना, 2020-21 में इसको बनाया गया था। और इसको ऑडिट का आधार क्या है, बीते वर्ष में वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों का उपयोग कैसे किया गया, जो वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त हुआ उसका उपयोग कैसे किया गया, इसका आधार ये था। और इसका जो ऑडिट होगा वो पंचायतों का भी ऑडिट करेगा, नगर पालिकाओं का और विभागों का, जो सरकारी विभाग हैं।
15वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु आवंटन कितने रुपयों का किया गया था? तो वो था 60,750 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं आगे। ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम यूपी के परिप्रेक्ष्य में टॉपिक है। उसके तहत हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लिया है। इसकी आगे वाले वीडियो में और भी योजनाओं को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय के तहत ये योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका प्रारंभ पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2018 को किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के मंडला जिले से किया गया था। और इसका थीम क्या है? सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। और आगे देखें, इसको पहले 2018 से 2022 तक के लिए चलाया गया था, लेकिन 2022 में इसको बढ़ाया गया है 2026 तक की अवधि के लिए। तो 2025-26 तक कुल व्यय कितना होगा इसके तहत? 5911 करोड़, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 3700 करोड़ होगी और राज्यों की 2211 करोड़ रुपए। वित्त पोषण किस प्रकार से होगा? सामान्य राज्यों में जो केंद्र और राज्यों के बीच होगा वो 60 होगा केंद्र का और 40 होगा राज्य का। पूर्वोत्तर और जो पहाड़ी राज्य हैं वो 90 होगा केंद्र का और 10 होगा राज्य का। केंद्र शासित प्रदेश में 100% हिस्सा केंद्र का होगा। देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभ में 2022 तक के लिए इसको चलाया गया था। बाद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया। कब तक? 15वें वित्त आयोग की अवधि तक, जब तक 15वें वित्त आयोग की अवधि रहेगी। इसमें क्या है? तो देखिए ये जो RGSA है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इसका तात्पर्य है, आपने सुना होगा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जो कि 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में अपनाया था और 2030 में इसको तो इस 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। तो ऐसे 17 लक्ष्य हैं। तो इन्हीं लक्ष्यों का स्थानीयकरण किया गया है। पंचायतों को इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो उसके लिए है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो देखिए आप यहाँ पर आगे देखते हैं, इसमें 2.25 लाख लगभग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs को सतत विकास लक्ष्य SDG प्राप्त करने में मदद करना है और क्षमता वृद्धि करना है उनकी। 60 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी और हितधारक इसमें शामिल होंगे। इसके बाद संपूर्ण PRIs शामिल होंगे इसमें, जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं। भागनों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्र की संस्थाएं जहां पंचायतें नहीं हैं वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। लक्ष्य क्या है? तो गांव में पंचायतों में E-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को सुधार करना, मानव संसाधनों परिणाम आधारित प्रशिक्षण और इसमें प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाना। संविधान और पेशा अधिनियम 1996, पेशा अधिनियम 1996 के तहत पंचायतों की शक्ति और जिम्मेवारी को बढ़ाना और PRI हेतु उत्कृष्ट संस्थान का नेटवर्क बनाना। ग्राम सभा मजबूत बनाना। ग्राम सभा क्या होती है? एक गांव में जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनको ग्राम सभा कहा जाता है। तो उनको मजबूत बनाना। राजस्व के स्रोत जुटाना पंचायतों के खर्च के लिए। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के समाधान हेतु, तो जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं वो क्या हैं उसको हम देखते हैं, वो SDG से जुड़े हुए ही मुद्दे हैं। हेतु PRI की क्षमता में वृद्धि करना और SDGs को प्राप्त करना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। और यहाँ पर एक ऐप बनाया गया है ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप, जिससे पंचायती राज संस्थाओं की प्रगति को देखा जाएगा। ग्राम स्वराज वेब पोर्टल भी बनाया गया है सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय महत्व के विषय कितने हैं? तो राष्ट्रीय महत्व के 9 विषय हैं। जो 17 SDGs हैं उनमें राष्ट्रीय महत्व के 9, उनके समायोजन से राष्ट्रीय महत्व के 9 विषयों को कवर किया गया है। पहला है गरीबी मुक्त और आजीविका संसाधनों में वृद्धि वाले गाँव, पहला हो गया। तो गांव कैसे होने चाहिए? गरीबी मुक्त होने चाहिए और आजीविका संसाधनों में वृद्धि वाले के, लोगों को रोजगार मिले। स्वस्थ गांव होने चाहिए, बच्चों की अनुकूल गांव होने चाहिए, जल की पर्याप्त मात्रा वाले गांव, स्वच्छ और हरित गांव। गांव में आत्मनिर्भर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव और लैंगिक समानता आधारित विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार से 9 राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इस अभियान के तहत किए जा रहे काम, तो PES पंचायत इंटरप्राइजेज सूट की स्थापना की जा रही है, वो इसी के तहत की जा रही है। स्वामित्व योजना का जो है, स्वामित्व योजनाओं को चलाया जा रहा है इत्यादि। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास जो लक्ष्य है इनकी घोषणा 2015 में हुई थी और लक्ष्य क्या है? 2030 तक इनकी प्राप्ति करना। सतत विकास लक्ष्य 17 हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या है? नो पॉवर्टी, मतलब कोई गरीबी नहीं। जीरो हंगर, भुखमरी को शून्य करना।
ये दूसरा है क्रम से आपको याद करना है, इनका क्रम भी पूछा जाता है परीक्षा में, अलग अलग परीक्षाओं में, जीके में। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य और वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो आपका वाटर है वो क्लीन होना चाहिए, सैनिटेशन स्वच्छता, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है वो एफोर्डेबल हो और क्लीन हो, स्वच्छ हो, डिसेंट वर्क उत्कृष्ट कार्य और इकोनॉमिक ग्रोथ होने चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक प्रगति, इंडस्ट्री उद्योग इनोवेशन नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना न, और 10वां क्या है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, जो असमानता है उनको घटाना, 11वां क्या है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, तो जो सतत शहर होने चाहिए और समुदाय। जो अगला है 12वां है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल उपभोग और प्रोडक्शन उत्पादन, क्लाइमेट एक्शन जलवायु कार्यवाही, 13 है लाइफ बिलो वाटर पानी के नीचे जीवन, इसको 14 14वां है लाइफ ऑन लैंड ज़मीन पर जीवन, और 16वां है पीस जस्टिस शांति न्याय एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, मजबूत संस्थाएं, और पार्टनरशिप लास्ट है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्या देखा है, 2 महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया है। आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं परीक्षा में। इससे पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, जो 11 ऐप हैं पंचायत एंटरप्राइज सूट के, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। और आपका जो यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक था अपना वो था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGS, यहाँ से भी आपको 100% क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने वीडियो पूरा ज़रूर देखा होगा तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। इस पर हम जल्दी ही क्विज लेकर आएंगे और इनसे संबंधित योजनाओं को आगे हम अगले वीडियो में जल्दी ही कवर करेंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।